प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सारी चीज़ों को साइड करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस पढ़ाई पे रखे होंगे। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। मतलब क्या क्या वजह है, क्या क्या वजूहात है अर्थक्वेक के ज़लज़ले के आने का, और उससे क्या क्या नुकसान होता है या उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी ज़मीन में, है ना। इस चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थक्वेक के शैडो जोन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव का क्या क्या शैडो जोन किस तरह से बनता है ना। इस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अब लेट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक जो है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, है ना। तो देखेंगे क्या क्या कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिससे अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, और उसका असर हमारे लाइफ में, इंसानी ज़िंदगी में या ज़मीन पे क्या पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स, है ना। इफेक्ट्स मतलब कॉजेज़ मतलब वजूहात, और इफेक्ट मतलब असरात क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे। कई कॉजेज़ हैं, है ना। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि क्या क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट है, वॉल्केनोज है ना, कुछ इस तरह से। तो इसको कॉज में कई तरह से डिवाइड किया गया है ना, कि जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, है ना। टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट है क्या? हम लोगों ने बात किया था ना कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन क्या है, कई प्लेटों पे पूरा जो ज़मीन है, अर्थ है, वो प्लेट के ऊपर है ना। कुछ अंदर ज़मीन के अंदर कुछ प्लेट्स है, वो प्लेट्स क्या करती है, मूवमेंट करती है। मूवमेंट मतलब हरकत करती है। कैसे हरकत करती है? कभी कन्वर्जेंट हरकत करती है, मतलब एक दूसरे आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं। कभी डाइवर्जेंट होता है, कभी इस तरह से चलते हैं, है ना। तो ये मूवमेंट की वजह से एक वजह हो सकता है अर्थक्वेक आने का, और यही सबसे बड़ा वजह भी है। टेक्टोनिक मूवमेंट ही सबसे बड़ा वजह है। इसके अलावा फोल्डेड माउंटेन, है ना, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन कैसे वजह हो सकता है? जैसे पहाड़ें बन रही होती है ना, जो फोल्डेड माउंटेन है, मतलब तहदार पहाड़ जब बनता है ना, वो भी एक वजह है किसका, जलजले के आने का, ठीक है ना। तहदार पहाड़ जिसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए फोल्डेड माउंटेन किस तरह से कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से, है ना, इस तरह से जो पहाड़ियाँ बनती है ना, इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ बनने का ज़मीन के अंदर जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है ना, प्लेट के आपस के टकराने से कभी कभी पहाड़ों का जन्म होता है। जैसे अपना हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन है ना। तो वहाँ पे भी इसलिए हिमालय अभी भी, है ना, अर्थक्वेक जोन में, इंडिया के कंटेक्स्ट में अर्थक्वेक का सबसे खतरनाक जोन हिमालय के ही जोन को माना जाता है, ठीक है ना। तो एक वजह तो ये हो गई, कौन सी, फोल्डेड माउंटेन की वजह से भी होता है। तीसरा मैन मेड में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था ना, आप लोगों को याद होगा। हाँ, मैन मेड में जैसे हम लोगों ने बात किया था कि कुछ, है ना, माइंस होते हैं ना, माइंस क्या करते हैं, ज़मीन को खोद करके ज़मीन के अंदर से क्या निकालते हैं, जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं ज़मीन के अंदर, उनको निकाल करके, जैसे उस दिन हम लोगों ने बात किया था ना, क्या करते हैं जो लोग ज़मीन के अंदर जाते हैं, कुछ लोग ज़मीन के अंदर जा करके इस तरह से जा करके ज़मीन के अंदर, है ना, टनल बना करके ज़मीन के अंदर पहुँचते हैं। ज़मीन के अंदर पहुँच करके यहाँ से जो भी मिनरल्स मिलता है, कोयला हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी मिलता है उसको लेकर के फिर वापस चले जाते हैं, और ये पूरा जगह क्या होता है, खाली हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या है ना, एक पतली सी पट्टी के ऊपर है। ये कभी कभी क्या करते हैं, धस के गिर जाते हैं, इस वजह से भी आते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से मैनमेड ही वजह है ना, क्योंकि इसको ज़मीन को कौन खोद रहा है, आदमी खोद रहा है। आदमी खोद करके अंदर जा रहा है, अंदर से मिनरल्स निकाल रहे हैं, निकाल करके फिर उसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसमें तो एक चीज़ और बता दूं साथ में, गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्टली कहा है कि जो लोग माइंस का काम करते हैं, जो खुदाई का काम करते हैं, जो, है ना, टनल बना करके अंदर जाके मिनरल्स निकालते हैं, ये जो जगह वैकेट होता है ना, इसको फिर मिट्टी से भर देने की बात कही गई है। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता नहीं है, इस पर बहुत अच्छे से निगरानी हो नहीं पाती है, जिस वजह से ये ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं, और ये बाद में ऊपर की जो ज़मीन है वो धस के नीचे गिर जाती है। तो ये एक क्या है, मैनमेड है ना। माइंस वगैरह बनाना मैनमेड के कैटेगरी में ही आता है। उसके अलावा मैनमेड में अगर हम लोग देखेंगे, मैनमेड वजह रीज़न देखेंगे तो, है ना, क्या है, जैसे एक्सप्लोजन वगैरह है ना, एक्सप्लोजन, है ना। हम लोगों ने देखा क्या, माइंस वगैरह। दूसरा एक्सप्लोजन कौन करता है, एक्सप्लोजन कौन करता है, एक्सप्लोजन कौन करता है ना, इंसान ही करते हैं, है ना। जैसे न्यूक्लियर, कभी कभी न्यूक्लियर टेस्ट होता है ना, कहीं पे बम गिराना होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बम गिराते हैं। तो ये सारी किसकी हरकत है, ये हमारी हरकत है, इंसान की हरकत है, जिसकी वजह से भी जलजले आते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े रिजर्वर, है ना, रिजर्वर किसको कहते हैं, रिजर्वर किसको कहते हैं, जैसे किसी नदी के ऊपर हम लोग बांधते हैं ना, डैम्स वगैरह बना करके क्या करते हैं, पानी को एक साइड में स्टोर कर लिया जाता है,
ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, रिजर्वर कहते हैं। जब रिजर्वर की पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके पिछले वाले हिस्से में क्या करती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर क्रिएट करके बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है रिजर्वर टूट भी जाता है ना। उसके अलावा क्योंकि रिजर्वर में क्या करते हैं, बांध बना करके हम लोग, डैम बना करके पानी को रोक के रखते हैं, और जब पानी को छोड़ा जाता है ना, छोड़ने के बाद वो जो सामने वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है, उसमें तो वो ऐसे साकित रहता है कि कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही पानी छोड़ता है, पानी का प्रेशर इतना होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ की ज़मीन हिल जाती है, आसपास की ज़मीन हिल जाती है। तो ये रिजर्वर वगैरह भी मैन मेड के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे रीजंस है ना, जिसके वजह से जलजले, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट है इसका। इफेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं, जलजले से क्या इफेक्ट होता है। ऐसे सब जानते हैं आप लोग, है ना, इफेक्ट क्या हो सकता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये सारी बातें की है कि अर्थक्वेक के आने से, है ना, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे सबसे पहला इफेक्ट अगर हम देखें, हम बात करें तो क्या होगा सबसे पहला इफेक्ट, है ना, शेकिंग। शेकिंग मतलब हिलना। किसका हिलना, ज़मीन का हिलना। ज़मीन क्या करेगी, जब भी जलजला आता है ज़मीन क्या करती है, हिलती है ना। ज़मीन में क्या वाइब्रेशन पैदा होता है और ज़मीन हिल जाती है। हिलने की वजह से कुछ, अगर शिद्दत, जलजले की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। घर गिरते हैं, मकान गिरते हैं, लोग मरते हैं, पेड़ पौधे गिरते हैं, ब्रिज गिरते हैं, पुल वगैरह गिरते हैं, रोड फटते हैं। ये सारी चीज़ें ज़मीन के हिलने की वजह से होती है। तो ये क्या है, सबसे इसका इफेक्ट सबसे पहला कि ज़मीन का हिलना, है ना, ज़मीन हिलती है। उसके बाद क्या है इफेक्ट, है ना, क्या देखते हैं, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, है ना। डिफरेंशियल ये क्या है भाई, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जलजले के आने से क्या होता है कि ज़मीन जो है ना अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। ग्राउंड का जो ज़मीन का हिस्सा है ना, बाज़ दफ़ा फट जाती है, फट करके दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है, ग्राउंड का दूसरे जगह पे सेटलमेंट हो जाना। ठीक है, इसी को कहते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड एक तीसरा वजह हो सकता है। लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन का खिसकना। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर जलजले वगैरह आते हैं तो एक ही दफ़ा में, एक ही वक्त में क्या होता है, मतलब एक ज़मीन का पूरा एक ढेर, है ना, क्या करता है, एक साथ नीचे उतर जाती है। उतर करके क्या करते हैं, कभी कहीं पे रोड्स वगैरह होते हैं ना, रोड्स वगैरह को जैम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अभी आप कभी आप लोगों ने मोबाइल वगैरह में देखा होगा कि फलाने जगह पे लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है ना। ज़्यादातर इस तरह ये जो लैंडस्लाइड वाला मामला है ना, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती है। मतलब लैंडस्लाइड मतलब छोटी मोटी लैंड नहीं, जो इतू से नहीं, एक पूरा इलाका जो मतलब लैंड में पेड़ भी है, पौधे भी है ना, जानवर भी हो सकते हैं उसमें। उसके बाद रॉक्स वगैरह, चट्टाने वगैरह है, सब एक साथ क्या करते हैं, बह के नीचे आ जाते हैं। तो ये तीसरा इफेक्ट हो सकता है लैंडस्लाइड, है ना, इसका अर्थक्वेक का। उसके बाद सॉइल लिक्विफिकेशन क्या है, सॉइल लिक्विफिकेशन ये क्या, ज़मीन जो है ना, अर्थक्वेक के बाद ज़मीन अपनी नोयत छोड़ देती है। नोयत मतलब ढीली पड़ जाती है ना, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं, है। ये एक हो गया। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, एवेलेंचेस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, है ना। एवेलेंचेस, ये एवेलेंचेस क्या है, बाज़ दफ़ा जलजले के बाद, जलजला जब आता है ना, तो जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो भी ग्लेशियर्स है ना, हम जानते हैं ना, इसमें ये अपना ग्लेशियर है, इधर अपना ग्लेशियर है। तो ये इस इलाके से ग्लेशियर है ना खिसक जाती है अपनी जगह छोड़ करके, जिस जगह में होती है जलजले की वजह से ग्लेशियर खिसक के इधर आ जाती है या इधर पहुंच जाती है, कहीं भी वो अपना खिसक जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवेलांचेस कहते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, है ना, आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कैसे कर देता है। देखिए, हिंदुस्तान में 1950 में, 1950 में इंडिया में असम में एक जलजला आया था। ठीक है ना, 1950 में कहाँ, असम में, जिसका मैग्नीट्यूड था तकरीबन, इसका 8.6 मैग्नीट्यूड का जलजला आया था असम में 1950 में। इस जलजले की वजह से है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो थी, ब्रह्मपुत्र नदी, रिवर ब्रह्मपुत्र, है ना, जो जिस रास्ते से वो बहती थी, वो रास्ता क्या करता, थोड़ा सा डाइवर्ट कर गई थी रास्ता। ब्रह्मपुत्र नदी अपना रास्ता डाइवर्ट कर गई थी इस जलजले की वजह से। मान लीजिए इधर से चल रही थी तो ये डाइवर्ट करके ऐसे इस तरह से इधर हो गया, है ना, इधर से चलना इधर से था, लेकिन इस जलजले की वजह से क्या किया, ये डाइवर्ट करके इधर से चलने लगी। तो एक कितना खतरनाक जलजला था। ठीक है ना, तो ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, ये इफेक्ट होता है, असर होता है इसका। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में बात, है ना। और ये छोटे छोटे चीज़ें तो कुछ तो है, जैसे उसके अलावा भी कई रीज़न, जब जलजला आता है तो घर में कुछ सामान रखे हुए होते हैं, हमारे बुक्स रखे हुए होते हैं ना, घड़ी वगैरह होता है, पंखा वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे यूटेंसिल्स है वो क्या करते हैं, जलजले की वजह से ज़मीन पे गिर जाती है, टेबल वगैरह का गिर जाना, है ना, लैंप वगैरह का गिर जाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ये इफेक्ट में आता है। इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड जिस अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें इंसान भी मरते हैं, घर गिरता है, मकान गिरता है, मकान गिरने की वजह से क्या करते हैं, लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, है ना। उसके अलावा हमारे घरों में रखे हुए सामान जो होते हैं, है ना, वो सामान तितर बितर हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बाज़ दफ़ा इस जलजले की वजह से खो जाते हैं।
उसके अलावा फायर, आग का लग जाना। आग कैसे लग जाता है? ज़लज़ले के आने के वक्त बाद जगहों पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, तो घर के जो सामान होते हैं, सामान वगैरह होता है ना, वो जल जाते हैं। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं किसके, अर्थक्वेक के, ठीक है ना। कॉजेज देख लिया हमने, इफेक्ट देख लिया, साथ में हम लोग है ना दुनिया में अब तक होने वाले कुछ मेजर जलजले को देख लेते हैं कि कौन कौन से जलजले कहाँ पे आए हुए हैं, है ना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जलजला अगर कहीं पे आता है तो उस कंट्री का नाम है जापान, ठीक है ना। जापान में हर दिन तकरीबन एवरीडे तकरीबन 20 जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे तकरीबन डेली 20 के करीब जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, छोटे बड़े मिलाकर के, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई कंट्री है वो है इटली। इटली में जापान के बाद दूसरा नंबर आता है इटली का। उसके बाद है ना एक कोई ऐसा कंट्री अगर है जिसमें जलजला नहीं आता है तो वो कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अभी तक कोई जलजले आए नहीं, या इस तरह से कुछ नुकसान इस तरह के जलजले से हुआ नहीं है, तो ब्राज़ील ऐसे एक ऐसा कंट्री है। उसके अलावा मेजर कुछ अगर जलजले देखेंगे तो हम लोग, है ना, तो मेजर कुछ जलजलों में इंडिया की बात अगर करें तो 1950 में आया था। 1950 में हम लोगों ने बात किया। 1950 में कहाँ पर, असम में, है ना। असम में सब एक मेजर जलजला आया था असम का, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8.6 मैग्नीट्यूड का एक जलजला था 1950 में असम, इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में। उसके बाद है ना सबसे बड़ा अगर कोई जलजला कहा जाए तो चिली के वाल्डेविया, है ना, चिली वाल्डेविया में कब आया था ये जलजला, कब आया था, 1960 में, है ना। इसका जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था 1960 में, मैग्नीट्यूड इसका जो था 9.2 या कोई 9.4 तक बताते हैं, मतलब इतना मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो चिली के वाल्डेविया में आया था। इसके अलावा भी कई जलजले आए हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट में हिंदुस्तान में जैसे उत्तरकाशी में आया था, उसके बाद लातूर में आया था। तो ये 2004 में सुनामी तो बहुत ही खतरनाक वाला, जो कह सकते हैं कि एक ओशियन या समंदर में आने वाला सबसे बड़ा अगर कोई जलजला है 2004 में आया हुआ इंडियन ओशियन का सुनामी, जिसका फोकस पॉइंट कहाँ था, इंडोनेशिया में, सुमात्रा आइलैंड में था। तो वो क्या कहते हैं, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया से लेकर के अपना अंडमान निकोबार तक, मतलब बहुत तबाही हुई थी, बहुत ही इंडियन मतलब ओशियन का अगर कहे तो सबसे बड़ा खतरनाक अगर 2004 का सुनामी था, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये कुछ जलजले थे। मतलब अब ऐसा है कि 9.2 हम लोग जो सिस्मोग्राफ में कि कितने यूनिट तक का मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ में, 1 से 10 तक का, है ना। तो ये 9.2 9.4 के करीब ये जो चिली का जो अर्थक्वेक जलजला था इतना रिकॉर्ड किया गया था। इससे बड़ा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अभी कह सकते हैं कि 10 से अगर ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, है ना। 10 से ज़्यादा अगर हो तो बहुत खतरनाक जलजला होगा। अगर 15 मान लीजिए कि 14-15 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे 14-15 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ गया तो समझिए कि दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। समंदर पहाड़ बन जाएंगे, पहाड़ समंदर बन जाएंगे, है ना। घर मकान सारे सब कुछ टूट के गिर के बिखर जाएंगे, है ना। माना जाता है कि 6 मैग्नीट्यूड का अगर रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आ गया तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे ज़्यादा अगर हो तो वो तो नुकसानदेह होता ही है, होना ही है, उससे नुकसान होना ही है, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे।